इजराइल पर एक बार फिर से हो गया है बड़ा वाला हमला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का गाज चाइना पर गिरा है बुरी तरीके से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इस क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। हिजबुल्लाह ने इस युद्ध की शुरुआत के बाद इजराइल पर अपना सबसे भीषण हमला किया है। बुधवार की सुबह दक्षिण पूर्वी लेबनान में एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या के जवाब में बुधवार सुबह 200 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए गए। इन हमलों ने चिंता पैदा कर दी है। गाजा में हमास के साथ लड़ रहे इजराइल का संघर्ष अब हिजबुल्लाह के साथ भी बढ़ सकता है। इससे इजराइल को 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। दोनों का कहना है कि वो लड़ने को तैयार हैं। इजरायली सेना ने बुधवार को पुष्टि की कि उसने हमले में तालिब अब्दुल्ला के साथ हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को मार डाला है। इसके अलावे कहा गया कि लेबनानी क्षेत्र से कम 215 रॉकेट दागे गए हैं। उत्तरी इलाकों में दर्जनों सायरन बजे हैं। सेना ने कहा है कि कई रॉकेटों को हवा में ही मार कर गिरा दिया गया है, वहीं कई जमीन पर गिरे हैं, जिससे आसपास के इलाकों में आग लग गई है। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इजरायली फाइटर जेट्स की ओर से दक्षिणी लेबनान के यारून में रॉकेट लॉन्च साइट पर हमले का फुटेज भी आया है। अब्दुल्ला को हज अबू तालेब के नाम से जाना जाता था। वो कथित तौर पर इजराइल और लितानी नदी के साथ सीमा के बीच की अग्रिम पंक्ति के पश्चिम क्षेत्र को कवर करने वाला हिजबुल्लाह डिवीजन का कमांडर था। 7 अक्टूबर के बाद वो मारा गया दूसरा आतंकी है जिसके लिए हिजबुल्लाह के कमांडरों ने शोक व्यक्त किया। इजरायली सैन्य बलों ने 3 अन्य ऑपरेटिव के मौत की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने एक फुटेज जारी करके बताया है कि उसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से एक ड्रोन को मार गिराया है। इजरायली सेना और फलस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल हमास युद्ध के पहले महीनों के दौरान कई हिंसा की है। ये बात यूएन में मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बुधवार को जारी करते हुए एक रिपोर्ट कहा है। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने ज्यादातर मीडिया में आई घटनाओं का तारीखवार विवरण देते हुए कहा है कि इजरायली सेना और फलस्तीनी उग्रवादियों ने युद्ध अपराध किए, जबकि इजराइल ने मानवता के विरुद्ध भी अपराध किए हैं। इजराइल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उसने संस्था के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था और उस पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में 7 अक्टूबर की हिंसा और पिछले साल के अंत के बीच के समय को शामिल किया गया। इसमें संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अधिकारों के कथित उल्लंघन और अपराधों की एक बड़ी श्रृंखला सामने आई है। हालांकि ये दोनों ही युद्ध अभी लगता नहीं है जिस तरीके से चल रहा है पूरा सीन कि तुरंत से रुकने वाला है। पर हाँ, जब तक ये नहीं रुकेगा चीजें और भी ज्यादा खराब होती जाएंगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए 300 से अधिक नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका मकसद मोटे तौर पर चीन, यूएई और तुर्की समेत अलग अलग देशों के व्यक्तियों और कंपनियों को रूस की सहायता करने से रोकना है। अमेरिका ने ये कदम इटली में होने वाले जी शिखर सम्मेलन से पहले उठाया है, जिसमें यूक्रेन के लिए समर्थन बढ़ाना, रूस की युद्ध मशीनरी को खत्म करना इनकी शीर्ष प्राथमिकताएं होंगी। बुधवार को लगाए गए प्रतिबंधों में उन चीनी कंपनियों को निशाना बनाया गया है जो युद्ध में रूस की मदद कर रही हैं। अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से 4000 रूसी कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिसका मकसद रूस को मिलने वाले धन और हथियारों पर रोक लगाना है। विदेश विभाग के आर्थिक प्रतिबंध नीति और कार्यान्वयन निदेशक एरन फोर्सबर्ग ने एसोसिएटेड प्रेस में कहा कि पुतिन एक बहुत ही सक्षम प्रतिद्वंदी हैं जो सहयोगियों को खोजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बुधवार को लगाए गए प्रतिबंधों में रूस और उसके युद्ध आपूर्तिकर्ताओं के बीच 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के व्यापार को निशाना बनाया गया। इन 300 से अधिक नए प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य चीन, यूएई और तुर्की समेत अलग देशों के व्यक्तियों और कंपनियों को रूस की सहायता करने से रोकना है। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना सबसे ज्यादा ध्यान लगा रहा है जो रूस को सेमीकंडक्टर की सप्लाई हो रही है उसको लेकर, और बैंकिंग सिस्टम पर सबसे ज्यादा प्रहार किया जा रहा है। ये जो G7 की मीटिंग होने वाली है
ये G7 की मीटिंग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जा रहा है कि इस G7 की मीटिंग में और भी कई तरह के निर्णय होंगे और फ्रेश रूप से इस संबंध को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। हालांकि रूस भी इस चीज को समझ चुका है कि यहाँ पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। ऐसे में रूस ने डिसाइड कर लिया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि रूस ने अमेरिका को अपने दुश्मन के तौर पर, अपने दुश्मन स्टेट के तौर पर नामित कर लिया है। यानी इनकी जो भी हरकतें चल रही है वो हरकतें खिलाफ है रूस के, इस बात को इन्होंने आधिकारिक रूप अब दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल जजीरा की एक रिपोर्ट देख सकते हैं आप, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका, फ्रांस, ये दोनों ही देश अभी दुनिया भर से ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकना नहीं चाहिए, रूस का ये युद्ध कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कल की डेट में ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ये हमला कर देंगे यूरोप पे भी, यानी कोई भी अछूता नहीं रहेगा। इस बार का जो ये G7 की मीटिंग होने वाली है ना, ये G7 की मीटिंग बहुत खास होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बार बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात भी हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल जून में अमेरिकी यात्रा की थी, यानी इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राजकीय यात्रा का 1 साल पूरा हो गया है। बीते साल का नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा काफी सफल माना गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनकी गर्मजोशी से अगवानी की थी। साथ ही अमेरिका ने भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की योजना को फिर से शुरू करने की पेशकश भी की थी। इस यात्रा में रणनीतिक और उच्च तकनीक सहयोग की कई ऐसी घोषणाएं की गई जिसमें अमेरिका भारत के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक बड़ी सफलता माना गया। हालांकि इस यात्रा के 1 साल बाद, यानी कि फिलहाल के समय में दोनों देशों के रिश्तों में एक तनाव दिखता है। कई बाहरी और आंतरिक कारणों से संबंधों के रफ्तार बीते साल की तरह नहीं दिखते हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस सप्ताह इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे। इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा रही है। भारत अमेरिका के बीच बेहतर संबंध दोनों देशों का निहित है। पिछले साल सितंबर में पोखरण के बाद से दोनों देशों के बीच में संबंधों के 25 साल पूरे हुए हैं, जिसकी शुरुआत 28 सितंबर 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के प्रसिद्ध भाषण से हुई थी, जहां उन्होंने भारत और अमेरिका को 21वीं सदी में दुनिया के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में स्वाभाविक सहयोगी कहा था। इसके बाद से लगातार नई दिल्ली और वाशिंगटन ने साल दर साल रणनीतिक संबंधों का निर्माण किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा से लेकर महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों और बाहरी अंतरिक्ष तक कई क्षेत्रों में संवाद भी बढ़ा। पिछले 1 दशक में अमेरिका भारत में विशेष रूप से रणनीतिक विश्वास देखी गई, जिसमें सैन्य अभ्यास, समुद्री संचालन, समन्वय, सैन्य हार्डवेयर की पाइपलाइन में खरीद शामिल है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हाल के दिनों में हुई है जो दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है, पर अब देखना होगा कि G7 में क्या कुछ बदलता है। क्या सिर्फ रूस यूक्रेन की बात होती है या और भी कुछ बात होता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।